स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश से सांसद सुरेश कश्यप जी। देखिए, क्योंकि दिल्ली में इस दौरान शीतकालीन संसद का सत्र जारी है और आम लोगों को ये उम्मीद रहती है कि उनके सांसद जरूर राज्य से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। जानेंगे कि शिमला संसदीय क्षेत्र से कौन से बड़े मुद्दे सुरेश कश्यप जी की ओर से इस बार संसद में उठाए जाएंगे। बारीकी से इनके साथ चर्चा करने वाले हैं। बार बार क्योंकि हिमाचल कांग्रेस की ओर से ये भी आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली में संसद सत्र में सांसद जरूर पहुंचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा को लेकर और जो मुआवजा आम लोगों को मिलना चाहिए उस पर कोई आवाज उनकी ओर से नहीं उठाई जाती है। इसी वजह से केंद्र सरकार की ओर से कोई भी राशि मुहैया अभी तक मुआवजे के तौर पर नहीं करवाई गई है हिमाचल के लोगों को। इसमें कितना सच है, आइए ये भी इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। दीक्षा जी, थैंक यू। जी बिल्कुल सर, क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र जारी है संसद का। सबसे पहला सवाल तो यही करेंगे कि हिमाचल मैं से पहले जुड़े। दूसरे सवाल पे पहले आना चाहूँगा। ठीक है सर, दूसरे सवाल पर ही आप पहले आ जाइए। जी, जी। जहाँ तक आपदा की बात है, देखिए 2023 में आपदा आई थी और उस समय स्पेशली मेरे संसदीय क्षेत्र में आपदा आई थी और उस समय भी भारी नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी और केंद्र सरकार के द्वारा उस समय बहुत बड़ी राशि हिमाचल प्रदेश को राहत के रूप में दी गई थी। हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने हिमाचल का प्रवास उस समय किया। हमारे अन्य नेतागण हिमाचल प्रदेश आए और लगभग 5,500 करोड़ की राशि 2023 में जब आपदा आई थी उसके लिए हमको मिली। लगभग 93,000 हाउसेज मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के, और सड़कों के लिए और दूसरे बहुत सारे कार्यों के लिए पैसा मिला। जो अभी 2025 में आपदा आई, जिसमें विशेष रूप से मंडी संसदीय क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ, तो उसको लेकर स्वयं प्रधानमंत्री हिमाचल गए और हिमाचल प्रदेश की पूरी स्थिति का जायजा उन्होंने लिया और साथ ही साथ 1500 करोड़ का आर्थिक पैकेज की भी घोषणा हिमाचल प्रदेश के लिए की। तो अगर हम देखें तो चाहे 2023 की बात है या 2025 की बात है, केंद्र सरकार के द्वारा भरपूर सहायता हिमाचल प्रदेश को मुहैया कराई गई है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें, प्रदेश की जो सरकार है उस राहत राशि को भी डिस्ट्रीब्यूट करने में नाकामयाब रही। अभी तक भी लोगों को राहत राशि नहीं मिली है। जो सड़कें थी अभी तक भी नहीं खुली, जैसा कि उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि पंचायत के चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि ग्रामीण सड़कें बंद हैं। तो इसका मतलब यही मैं कह सकता हूँ कि केंद्र के द्वारा तो राहत राशि भी मिल रही है, सहायता भी मिल रही है, लेकिन प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो इस राहत राशि को भी लगाने में नाकामयाब रही है। ये उनकी विफलता है और उसी का नतीजा है कि अभी जो पंचायती राज के चुनाव अब बिल्कुल मुहाने पे थे, उनको टालने का प्रयास किया जा रहा है। उसके पीछे एक ही कारण दिया जा रहा है कि अभी ग्रामीण सड़कें नहीं खुली, और जब ग्रामीण सड़कें नहीं खुली, ये भी सरकार की विफलता को दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार ये कहते हैं। इस बार धर्मशाला में जो शीतकालीन सत्र था उसमें भी उन्होंने फिर से ये दोहराया कि केंद्र से टीम जरूर आती है, आकलन करती है, लेकिन राशि नहीं दी जाती है। और वहां जो हल्का विकास भी हो पाया है या लोगों को राहत भी दी गई है, वो हिमाचल सरकार ने अपने बलबूते पर किया है। नहीं, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र के द्वारा भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को मिल रही है। 2023 की बात हो या 2025 की बात हो, और सभी सांसद लोग हम अ, पिछले दिनों जब आपदा आई थी उस समय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिले, केंद्रीय हमारी वित्त मंत्री जी उनसे भी मिले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले और हमारे जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे मिले, और उसका नतीजा हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश को जो अभी अभी 11,000 से ज़्यादा मकान फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत हुए। सड़कों के लिए भी सड़कों के रख रखाव और उनकी मेंटेनेंस के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिले। उन्होंने कहा कि जितने नेशनल हाईवेज़ हैं उनका जो डैमेज हुआ उसको केंद्र सरकार जो इसका खर्चा वहन करेगी, और प्रदेश सरकार के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। तो मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत है, लेकिन स्वयं क्योंकि प्रदेश की सरकार उस राहत राशि को लगाने में विफल रही है, लोगों को सहायता देने में विफल रही है, और सारा दोष जो है केंद्र के ऊपर मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब भाजपा बार बार एक बात कहती आई है और आपने भी अभी दोहराया कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई हिमाचल कांग्रेस उसे। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है? फिर ये राशि रह कहाँ जाती है और कहाँ विफलता आपको नजर आ रही है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ इसे सरकार को ही बताना चाहिए कि जब केंद्र के द्वारा आपको राहत राशि मिल रही है तो उसको खर्च करने में कहाँ दिक्कत आ रही है।
बाकी अगर वो ऐसा कहते हैं कि राशि उनकी जेब के लिए मिले तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 2014 से पहले जैसा चलता था वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार है और उसमें किसी को अपनी अपनी पॉकेट के लिए तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, राहत राशि जो प्रभावित लोग हैं उनको प्रदेश के द्वारा जारी की जानी है, केंद्र ने उसको प्रदेश को मुहैया करवाई है और अगर प्रदेश की सरकार इसमें अभी तक नाकामयाब रही तो उनकी, मैं कहता हूँ, ये विफलता है। और प्रदेश की सरकार असफल इसमें रही है। उन्होंने पिछली बार भी 2023 में भी चुन कर राहत राशि देने का काम किया और इस बार भी अभी तक जो मामले ध्यान में आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यही प्रयास किया जा रहा है कि अपने लोगों को चुन कर जो है कांग्रेस के वर्कर्स हो उनको जो है राहत दी जाए, बाकी लोगों के उनको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का। कितना विकास देखते हैं इन 3 सालों में? देखिए, 3 साल बीत गए हैं लेकिन इस सरकार के पास एक भी कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसको ये बता सकते हैं कि हमारी सरकार ने लागू किया है। जो पूर्व सरकार के जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो योजनाएं चल रही थी उनको बंद करने का इन्होंने काम किया। आज हम देखते हैं जो हिम केयर योजना उसकी सांसें फूली हुई हैं, वो सहारा योजना को इन्होंने बंद कर दिया। युवाओं के लिए स्वावलंबन योजना हमारी सरकार ने चलाई थी उसको इन्होंने बंद कर दिया और बहुत सारी दूसरी योजनाएं हैं जिनको इन्होंने बंद कर दिया। युवा आज इंतजार में हैं कि कब वो 1 लाख सरकारी रोजगार मिलेगा। 5 साल तो बीतने को है, 3 साल बीत गए हैं लेकिन पशु मित्र और वन मित्र, अब स्वास्थ्य मित्र भी लग रहे हैं, लेकिन मात्र 5,000 की राशि में तो कैसे उनके परिवार जो है चल पाएंगे। और वो बहनें जो जिनको 1500 का वायदा किया था, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बिहार में जाकर कह रहे थे कि हमने 2,87,000 महिलाओं को पैसे दे दिए हैं, लेकिन अभी विधानसभा में क्वेश्चन सुधीर शर्मा जी ने लगाया और इस क्वेश्चन का जब जवाब आया तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में अभी केवल 35,687 महिलाओं को 3 साल में 1,500 रुपये मिले। 22 लाख का आंकड़ा है, तो कब इनको ये पैसे मिलेंगे? कब दूध बिकेगा, कब गोबर बिकेगा, कब 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे? अर्थात जो वादे किए गए थे, जो घोषणा की गई थी और मुकेश जी जो दावे करते थे, मुकेश अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री के 58 साल वाली सरकारी नौकरी देंगे, वो सरकारी नौकरी भी किसी को नहीं मिली। तो आज युवा हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे बागवान हैं, चाहे कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी आज जो अपने एरियर्स की बात करते हैं या डीए की बात करते हैं, पे कमीशन के एरियर्स की बात करते हैं या ओपीएस की भी जहाँ तक बात है तो सभी लोगों को ओपीएस भी नहीं मिल पाई। तो ऐसा करके आज हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और एक ऐसा दौर जिसको नया दौर ये कह रहे थे, 3 साल में एक ऐसा दौर आया जब प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम इस सरकार ने किया। आज विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उनके अलावा प्रदेश की कोई एक भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसको कि इस सरकार ने धरातल पे उतारा हो। जहाँ तक केंद्र की योजनाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो रोड़ा लटकाने का प्रयास किया जा रहा है या उसको भी लेट लतीफ़ी करने का काम जो है किया जा रहा है। क्योंकि बिहार का जिक्र अब आपने कर ही दिया है तो एक सवाल और, अभी कांग्रेस की ओर से महारैली आयोजित की जा रही है दिल्ली में 14 दिसंबर को। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस में भी इसका एक बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। कितनी सच्चाई है? और ये एसआईआर को लेकर बार बार हम देख रहे हैं संसद में भी हंगामा हो रहा है। इसके अलावा वोट चोरी की गई है, कई तरह के हथकंडे भाजपा ने अपनाए हैं हर राज्य में। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और एसआईआर से जिस प्रकार से आपने देखा बिहार में किस प्रकार से बम्पर वोटिंग हुई और ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऑल्टो की सवारी बनकर रह गई। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो लोग अवैध रूप से इस देश में रह रहे हैं, जो रोहिंग्या हैं या दूसरे बांग्लादेशी हैं, जो यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, क्या उनको वोट देना का अधिकार दिया जाना चाहिए या इस देश की जनता को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए? उन लोगों के वोट टलने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिना मतलब से ही देश की जनता को एक भ्रमित करने का प्रयास, उनको भ्रम में डालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको क्यों वोट देने का अधिकार दिया जाए? ये कांग्रेस पार्टी और दूसरे इनके जो घटक दल हैं वो केवल ऐसे लोगों के बलबूते पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं और देश की जनता इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि कोई बाहर का व्यक्ति जो है इस देश के
मताधिकार का जो प्रयोग किसी दूसरे देश के लोग करें और यहाँ की सरकार का निर्णय किसी दूसरे बाहर के रहने वाले, चाहे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी हों, इस प्रदेश की या किसी भी प्रदेश की सरकार का निर्णय वो तय करेंगे, ऐसी देश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं। आ, अब पहले सवाल पर आना चाहेंगे क्योंकि आम लोगों को इंतजार रहता है कि जरूर उनके सांसद भी उनसे जुड़े मुद्दे उठाएंगे। सर, इस बार संसद में कौन से बड़े मुद्दे रखने वाले हैं हिमाचल से जुड़े, खासतौर पर शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें? देखिए, मैंने बहुत सारे प्रश्न इस बार लगाए हैं जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र के हैं। इसमें सड़कों का मुद्दे भी हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के मुद्दे भी हैं, खेल कूद को लेकर भी मुद्दे हैं और दूसरे कुछ डिमांड्स भी हैं जिनको मैं आने वाले समय में रखने वाला हूँ। उसमें हमारी एक तो जो शिमला की हमारी फ़्लाइट लंबे समय से बंद पड़ी है, बिना किसी कारण से वो फ़्लाइट नहीं चल पा रही है। ऐसे ही और भी कुछ और डिमांड्स भी हैं। वो चाहे एक ज़िला सिरमौर में पासपोर्ट ऑफिस की डिमांड है और दूसरे रेलवेज़ के भी मुद्दे हैं। ऐसा करके बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हमने प्रश्न लगाए हैं और मैं तो जो भी प्रश्न मेरा लगता है उसको हम मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित करते हैं ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि सांसद जो है वो संसद में जाकर सो नहीं रहे हैं, वो प्रदेश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र की आवाज़ को वहाँ पर उठा रहे हैं। लगातार मेरा अभी जो सत्र पिछला 1.5 साल में हुए हैं, हर सत्र में मेरे काफ़ी प्रश्न लगे हैं और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र से, अपने प्रदेश से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाऊं ताकि जो उसका लोगों की जो समस्या है उनको हम रख सकें और उसका भी निवारण भी हो सके। सर, शिमला फोर लेन को लेकर भी कुछ इश्यूज सामने आए थे, एनएचएआई पर कई इस तरह के सवाल उठे हैं। क्या ये मैटर अभी सॉर्ट आउट हो चुका है? नहीं, देखिए, पिछले दिनों भारी बरसात के समय में एक इशू भट्टा कुफर का आया था जहां एक महिला का मकान जो है भारी बारिश के कारण गिर गया था और उसमें कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई थी कि जो नेशनल हाईवे ने काम किया है वो उच्च कोटि का नहीं है और केवल उनकी वजह से वो मकान गिरा है। लेकिन उसके उपरांत मैंने स्वयं उस एरिया का दौरा भी किया था, मैं भी गया था और मैंने भी स्थान को देखा था और हमने नेशनल हाईवेज़ को ये आग्रह भी किया था और उनको निर्देश भी दिए थे कि भविष्य में जब भी जो भी सड़कें बने उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए और इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि जो लोग साथ में रह रहे हैं उन लोगों की उनके लोगों को, घरों को या उनकी भूमि को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस बात को नेशनल हाईवे सुनिश्चित करें। और फिर भी अगर कहीं पर और दिक्कत होगी तो मैं समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे जो केंद्रीय रोड परिवहन मंत्री हैं, उनके ध्यान में हम लगा इस विषय को लाएंगे ताकि और कोई समस्या अगर होगी तो उस समस्या का भी निवारण किया जा सके। सर, अंतिम सवाल जो कि हिमाचल के राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ा है, क्योंकि अब कांग्रेस का ये कहना है कि गुटबाजी को लेकर पहले कांग्रेस पर तंज कसा जाता था, लेकिन अब भाजपा में भी गुटबाजी कम नहीं है। सीएम की दौड़ के लिए जयराम ठाकुर जी के समेत कई नाम सामने आ रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं, भिड़ भी रहे हैं। फिलहाल आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में अब भाजपा के संगठन में इस तरह की गुटबाजी हो चुकी है? गुटबाजी नाम की कोई चीज़ भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हमारा तो मैं कह सकता हूँ कि एक सौभाग्य है कि एक मजबूत नेतृत्व हमारे पास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से माननीय अनुराग जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, 5वीं बार के सांसद हैं, केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल जी इस समय प्रदेश के अध्यक्ष हैं और यही नहीं है, एक मजबूत नेतृत्व आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा धर्मशाला में जिस प्रकार का एक महारेला, जिसको मैं कह सकता हूँ रेली नहीं महारेला था, जिसमें प्रदेश भर से इस सरकार के खिलाफ जो इनका माफिया राज है, जिस प्रकार का गुंडा राज और जो भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में फैला है, उसके खिलाफ एक जन सलाब उमड़ा था हिमाचल प्रदेश में। और यही नहीं है, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रस्तावित कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का 13 दिसंबर का है, जब वो शिमला जाएंगे, मेरे संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक संगठित और एक मजबूत नेतृत्व आज हमारे पास है। दूसरी ओर कांग्रेस के क्या हालत हैं, 1 साल तक तो अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाए, आज उनके पास प्रदेश अध्यक्ष बन गया, लेकिन अभी नीचे का संगठन, ना उनके पास प्रदेश की कोई टीम है, ना जिला की कोई टीम है, ना मंडल की कोई टीम है। तो इस बात से स्वयं ही साबित हो जाता है और जो खींचतान
जो देखने को मिलती है कभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में या कभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में, तो उससे स्वतः ही ये बात मालूम पड़ जाती है कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं अपितु कांग्रेस पार्टी में है। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल हमने जाना है कि हिमाचल के किन मुद्दों पर बात रखने वाले हैं सुरेश कश्यप जी इस बार संसद में, क्योंकि लगातार ये कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि बिल्कुल सांसदों से हम इस बारे में चर्चा करें और शुरुआत हमने सुरेश कश्यप जी से की है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।